गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि बेसिक बातें इस चैप्टर में है, जो आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करता है वैसे सब बातें इसमें दिया हुआ है। और इसका टॉपिक्स एंडिंग पर ही है। छोटा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग था, लेक्चर वाला चैप्टर था। इसमें नेचुरल फोर्स के बारे में भी बताया गया है। तो नेचुरल फोर्स 4 प्रकार का था। कौन कौन सा था बोलिए? ग्रेविटेशनल फोर्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था और फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स था। ये 4 प्रकार का फोर्स था। पहला जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, वो वाला आपको वो वाला 11th में पढ़ना है, ठीक है। उस पर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। अब बाकी जो 3 फोर्स है वो 12th में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन सब इसी चैप्टर में है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा डिटेल भी कर दें। इतने दिनों से थ्योरी पढ़ते 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 कुछ कुछ सीख लें, नॉमरिकल्स भी नहीं। फार्मूला जब आएगा तो इस पर हम लोग नॉमरिकल्स भी सीखेंगे। कल भी बनाए थे, आज भी बनाएंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? यूनिवर्स का ब्रह्मांड का कोई भी 2 पिंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। वही अट्रैक्शन फोर्स जो है या वही आकर्षण बल जो है, उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहे हैं। नहीं, उस बल तो समझ गए हम लोग। अब इसका नियम कौन दिया था भाई? तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन। तो अभी हम लोग लॉ सीखेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या नियम है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सीखने की कोशिश करते हैं, फिर लिखेंगे हम लोग। यानी हेडिंग है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, केवल ग्रेविटेशन को या इसी चीज को ग्रेविटेशनल फोर्स को, बोथ आर सेम। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर सेम, दोनों एक ही है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग ग्रेविटेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत? गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण, यानी ये कहें चाहे ये कहें, दोनों का मतलब सेम है। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा रहता है तो कहीं पर केवल ग्रेविटेशन लिखा रहता है, मतलब दोनों एक ही है, ठीक है। का नियम, क्या नियम है पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। ध्यान देना, कोई भी पिंड ले लो, कोई भी बॉडी ले लो यूनिवर्स का, ठीक है। एक बॉडी ले लिए और फिर एक बॉडी ये ले लिए। इस पर भी मास होगा, इसके मास को m1 से दिखा रहे हैं और इसके मास को किससे? m2 से। कुछ बच्चा सोचता है डिस्टेंस ये होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यह डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस ये सेंटर से लेके कहाँ तक? सेंटर, ये डिस्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यूटन्स ने देखा, देखिए ये m2 m1 को खींचेगा, m1 m2 को खींचेगा। देखो m2 किसको खींचेगा? इसको। इसके लिए ये एरो दिखाते हैं इस तरह से, समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने फोर्स से खींचेगा? मान लो अगर F फोर्स से खींचा, कितने से खींचा? F फोर्स से। तो m2 को भी खींचेगा कौन? m1। समझ में आ रहा है नहीं? अट्रैक्ट होगा तो दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएगा। इसने लगाया यह फोर्स, फोर्स है किस पर? 1 पर। किस पर है? 1 पर। ध्यान देना, फोर्स है किस पर?
1 पर, किसके कारण? 2 के कारण, इसीलिए इसको इस तरह से सिंबल दे देते हैं हम लोग। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए ये भी खींचेगा इसको, ये भी इसको खींचेगा, खींचा। किसको खींचा? किस पर लगाया इसने बल? 2 पर। किस पर लगाया? 2 पर। कौन लगाया? 1। इसलिए इसका सिंबल ये हो देते हैं। कोई दिक्कत? यानी दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट होता है, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए इस बल का खासियत क्या क्या है। पहले तो इस फोर्स को निकालने के लिए डिस्टेंस कहाँ से लेना पड़ता है? सेंटर से सेंटर की ओर। सब लिखाएंगे, समझा देते हैं उसके बाद लिखेंगे, ठीक है? इस फोर्स को निकालने के लिए डिस्टेंस कहाँ से लेना पड़ता है? सेंटर से सेंटर। ये फोर्स लग रहा है किधर? टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर। ये फोर्स भी किधर लग रहा है? सेंटर की ओर। इसीलिए इस फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, केंद्रीय बल भी कहते हैं। समझ में आ गया? ये वाला फोर्स जो है, जैसे आप हैं, हम हैं, अट्रैक्शन से लग रहा है, पता चलता है? नहीं चलता। ये बहुत कमजोर फोर्स है। ये फोर्स सबसे कमजोर फोर्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फोर्स जो है सबसे कमजोर फोर्स है। कोई दिक्कत? एक चीज और बताता हूं। अगर दो वस्तु में से एक ठो अर्थ है, एक क्या है? अर्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं? दो बॉडी में से एक क्या है? अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी। सारे बातें को समझाता हूं, उसके बाद एक एक करके लिखाऊंगा। और दूसरा कोई भी बॉडी है, एनीथिंग, कोई भी बॉडी है, एप्पल है, कुछ भी है, हम हैं, हमको खींच रहा ना भी धरती माता। बोलो जल्दी से। अगर तुम उछलते हो, तब फिर भी तुम्हें कहाँ खींच लेता है? नीचे की ओर। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स। कौन से फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स। एक चीज और बच्चा कंफ्यूज करता है, उसको भी दूर करो। एक अर्थ है, जैसे दो बॉडी के बीच फोर्स लगता है ना, एक अर्थ है, इसका मतलब है अर्थ इसको खींचेगा इस डायरेक्शन में, खींचेगा कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ये भी खींचेगा इसको किधर? इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताइए, ये नहीं जाता है उधर, जबकि फोर्स दोनों क्या है? बराबर है, एक दूसरे के अपोजिट भी है। फोर्स दोनों बराबर है और एक दूसरे के अपोजिट भी है। तो यही चला आता है, इधर आता है कि नहीं? कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि अर्थ ये है, यहाँ पर कैसे हो जाएगा? अब एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी है, यहाँ भी है, तो हर जगह रह सकता है। कुछ सोचता होगा इधर गिर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ लोग सोच रहा होगा कि इधर गिर जाएगा नीचे। नहीं है, कैसे? आपको लग रहा है ना कि हम ऊपर हैं, आपको लग रहा है ना कि हम ऊपर हैं। जो यहाँ है आपके रिस्पेक्ट में नीचे है, इसको यहाँ वाले को लगेगा कि ये नीचे है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको पृथ्वी खींचती है सेंटर की ओर। किधर खींचती है? सेंटर की ओर सबको खींचती है। ये भी खींचती है पृथ्वी को। समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी को किधर खींचती है? सेंटर की ओर। इसीलिए कोई गिरता उड़ता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी जितना भी हम लोग पृथ्वी पर सब कुछ जो भी कुछ मौजूद है, किसके कारण से? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। किसके कारण से? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता तो ये जो पृथ्वी पर या किसी भी प्लेनेट पर कोई भी वस्तु जो है वो रहता नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब बातें हैं, ठीक है।
क्वेश्चन ये भी कहता है, अगर जैसे ये एप्पल है, एप्पल अगर पृथ्वी को 10 न्यूटन फोर्स लगाता है, कितना लगाता है? ध्यान से देखो, एप्पल पृथ्वी पर, या चलो ऐसे, पृथ्वी एप्पल पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, एप्पल कितना लगाता है पृथ्वी पर? 10, बराबर ही, बोलो जल्दी से, बराबर है ना दोनों फोर्स? जितना एप्पल पर फोर्स लगा रहा है पृथ्वी, बोलना है, जितना एप्पल पर फोर्स लगा रहा है पृथ्वी, उतना ही एप्पल भी लगा रहा है पृथ्वी पर। फोर्स बराबर है, लेकिन ये बहुत भारी है, इसलिए यह नहीं चलेगा। ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत भारी है, इसलिए ये नहीं चलेगा और यह आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां भी ये फोर्स का नाम क्या है बताइए? इस फोर्स को भी ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रेविटेशन। कोई दिक्कत? इसको भी क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। और कंफ्यूज करता है क्या बच्चा? इसी को ग्रेविटी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेविटी, मतलब गुरुत्व। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान देना, यहां पर ग्रेविटी नहीं कह सकते हैं। अगर दो बॉडी में से, दो बॉडी है, दो बॉडी में से अगर एक बॉडी अर्थ है, एक बॉडी अर्थ है, तब जो ग्रेविटेशन है ना, उसको आप ग्रेविटी भी कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो बॉडी में से एक बॉडी अर्थ है, तब उसको ग्रेविटी भी कर सकते हैं। डिड यू फिनिश? समझ में आ गया? इतने सारे हम लोग जानते हैं। और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बोलो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बहुत दूर है ये पृथ्वी और सन, अर्थ और सन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है या नहीं? तो ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तब फिर भी यह फोर्स एक्टिव है नहीं, इसीलिए इस फोर्स को कहते हैं यह लॉन्ग रेंज फोर्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह ज़्यादा दूरी तक काम करता है। कोई दिक्कत? अब इस फोर्स का मान कौन बताया? इस फोर्स, ये जो फोर्स लगता है, यह भी न्यूटन ने बताया। किसने बताया? न्यूटन ने। और फिर नियम भी दिया न्यूटन ने 1687 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1687 ईस्वी में। किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने कहा, चूंकि ये और ये बराबर है, लेकिन है अपोजिट, ये और ये इक्वल है, लेकिन है अपोजिट। केवल मान का बात करें तो बराबर ही तो है, इसीलिए इसके बदले में केवल एफ दिखा देते हैं हम लोग। क्या दिखा देते हैं? एफ। डिस्टेंस हमेशा याद रखना, सेंटर से लेके सेंटर तक लिया जाता है। और ये जो फोर्स है, इसको एक्सपेरिमेंट किया, अनुभव किया। आपको कैसे सोचता है साइंस में पता है आप लोग को। पहले बातों को सोचता है, उसके बाद फिर मैथमेटिकल वे में लिखता है एक्सपेरिमेंट के आधार पर। तो पहले न्यूटन ने कहा कि यह फोर्स समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सब लिखना नहीं, सब मिटाएंगे, उसके बाद फिर से लिखेंगे। यह फोर्स समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है? किसका? ये दोनों मास के प्रोडक्ट का, यानी ये दोनों मास का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, इसका यह फोर्स समानुपाती है। यानी दोनों मास के प्रोडक्ट करेंगे, गुना करेंगे, जो गुणनफल आएगा वह जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब समान, डायरेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है? यह जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है? फिर दूसरी बात और कहा, ये पहला नियम था। दूसरी बात ये कहा कि अगर यह डिस्टेंस बढ़ाओगे, डिस्टेंस
बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा। इसीलिए कहा कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, कितना है डिस्टेंस। अगर सपोज दैट ये डिस्टेंस r है, कितना है r है, इसके स्क्वायर से घटता है, इसके स्क्वायर से घटता है। कैसे चेक किया होगा सर, पहले इतना दूर पर रखा और फोर्स निकाला, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो मानो इमेजिंग करने के लिए केवल बता रहे हैं कि 4 न्यूटन लगा, कितना लगा, कोई दिक्कत, जैसे दूर किया इससे डबल किया तो 4 गुना से घट गया, कितने से घट गया, ध्यान से देखो, पहले इतना दूरी पर रखा तो मानो कि F लगा था, क्या लगा था, F, कुछ भी होगा F, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद जैसे डबल किया ना डिस्टेंस को जब डबल किया तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो 4 गुना से फोर्स घट गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर डिस्टेंस को 3 गुना कर दिया तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, तो 9 गुना से फोर्स घट रहा था, 9 टाइम से फोर्स डिक्रीज कर रहा था। समझ में आ गया, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत। तभी नियम बना दिया कि दोनों बॉडी के बीच जो फोर्स लगेगा वो दोनों मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इट इज लॉ, यह लॉ है। और खासियत हो गया, यह फोर्स सेंट्रल फोर्स है, कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। यह फोर्स न्यूटन गति के तीसरे नियम का पालन करता है क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसी फोर्स के कारण हम लोग किसी भी प्लेनेट पर रहते हैं या अर्थ पर जो भी कुछ मौजूद है, किसके कारण से, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ही। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो हम लोग इस पर नहीं रह पाएंगे, स्केप कर जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। यह कंजर्वेटिव फोर्स है, लगेगा ही लगेगा, एकदम हमेशा लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और भी सीखे कि यह लॉन्ग रेंज फोर्स है, क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ज़्यादा दूर तक लग सकता है। और यह कमज़ोर फोर्स है, ये कमज़ोर भी फोर्स है। नहीं, इतने सारे बात हम लोग सीखे थे। सबसे ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है कंपटीशन में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो पहले लॉ लिखेंगे, उसके बाद इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब कुछ लिखेंगे। हमें लगता, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब बाकी है लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी हाल में, ये चूंकि सिलेबस में नहीं, केवल बता देते हैं, हाल में कहता है ग्रेविटेशनल साइंटिस्ट लोग का रिसर्च जो है, हालिया रिसर्च, अभी ज़्यादा कुछ नहीं इस पर सोचा गया, बट न्यूज फ्यूज का हम बता रहे हैं। हालिया रिसर्च ये कर रहा है, ध्यान देना, कि ग्रेविटेशन फोर्स जो लगता है ना, जैसे दो बॉडी के बीच, तो एक पार्टिकल होता है ग्रेविटॉन, क्या होता है, एक पार्टिकल ग्रेविटॉन, वही पार्टिकल दूसरे बॉडी पर पहुंच जाता है, नहीं, और इसका ग्रेविटॉन इस पर पहुंच जाता है, इसीलिए लगता है फोर्स, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उस चीज़ को लिख लेंगे, लेकिन ये अभी सिलेबस में नहीं है। तो लिखिए, और यह फोर्स हमेशा क्या करता है, केवल अट्रैक्ट करेगा, नहीं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू massive body is directly proportional to product of both masses, ठीक है, and
इनवर्सली proportional to square of the distance between them। हिंदी में इसको कहेंगे दो द्रव्यमान वाले वस्तु के बीच, या पिंड भी लिखते हैं इसको, के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती होता है तथा दोनों वस्तु का है या पिंड, कोई दिक्कत नहीं, तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चीज़ एकदम बिल्कुल एकदम समझ में आ गया, ठीक है। लिखते जाना है, समझ गए हैं सब चीज़, सब लिखते जाओ, समझ में आएगा। हमने बना लिया एक बॉडी, ये इसका सेंटर है, मास है m1, और दूसरा बॉडी है ये हो जाएगा m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, फोर्स लगा, ये फोर्स को F दिखा दिए चूँकि दोनों बराबर ही है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग R से दिखाए, तब न्यूटन जी के अनुसार यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, दोनों मास के प्रोडक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के मास के इसका। कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखना इस जगह पर 1 मिनट, जब कहेंगे देखो तो देख लेना है, बाकी जब लगे कि नहीं देखना है तो उस समय लिखना भी है, समय को भी बचाना भी है। ध्यान से देखिए, दिन काटना नहीं है। देखिए कि जब मैथ का रूल्स क्या कहता है कि जब प्रोपोर्शनल रहता है उसको आप इक्वल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इक्वल। देखिए गलती नहीं करना है, जब कहें देखना है। प्रोपोर्शनल का जब रिप्लेसमेंट करते हैं, मैथ कहता है कि अगर इसके बदले आप इक्वल लिखते हैं, ठीक है, इक्वल लिखने पर के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ देना पड़ेगा आपको। नहीं, कौन देता है? जो ये सब एक्सपेरिमेंट किया उसी को देना चाहिए, या वह नहीं दे पाया तो कोई दूसरा आदमी देगा। स्टूडेंट को देने का काम नहीं है, टीचर का भी देने का काम नहीं है, ठीक है। तो यही जी का मान निकाला, प्रोपोर्शनल का जब साइन हटा, ये कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर जी रखा। क्या लिखा? जी। तो फार्मूला गया जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जानते हैं ये प्रोपोर्शनल जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को सोचना, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जितना ज़्यादा वैल्यू है इसको सोचना एक्सपेरिमेंट करके, नहीं उससे कई गुना ज़्यादा वैल्यू है जब उस कांस्टेंट का मान दीजिए। साइंटिस्ट सोच लेता है, ये लिख देता है, और उसका कांस्टेंट का मान देने में उसका दिमाग खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत समय लगता है, कई एक एक्सपेरिमेंट करता है तभी वो कांस्टेंट का मान दे पाता है। यह लॉ जो है 1687 ईस्वी में कब दिया था? 1687 ईस्वी में न्यूटन ने कह दिया था। ये ध्यान देना बाबू, एकदम बी कंसंट्रेट ऑलवेज। 1687 ईस्वी में
न्यूटन ने यह बात बोल दिया, लेकिन यह जी का मान क्या न्यूटन ने उसी समय दे पाया? आंसर है दे ही नहीं पाया, मर के चला गया, लेकिन दे नहीं पाया। और 1798 ईस्वी में, कब? 1798 ईस्वी में केवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने इस जी का मान दिया। क्या 100 साल से भी ज्यादा डिस्टेंस हो गया? क्या इन समय इंटरवल में, क्या इन टाइम इंटरवल में खोज नहीं रहा था जी का मान? खोज रहा था, लेकिन दे नहीं पाया। क्या न्यूटन ने प्रयास नहीं किया था? हाँ, उसने भी प्रयास किया था, बहुत किया, जी का मान नहीं निकाल पाया, लेकिन अभी मैथ का जो कैलकुलस है ना, कैलकुलस, वो निकाल दिया। नहीं, लेकिन वो कैलकुलस वाला बात एक साइंटिस्ट और थे, लेबनिज। कौन थे? लेबनिज। वो भी सोच रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो भी लिखकर न्यूटन से पहले सम्मिलित कर दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? न्यूटन ने भी वही सब चीज रफ वर्क कर लिया था। तब न्यूटन फिर गया वहाँ, तो बोला यह तो पहले से कोई मैथमेटिशियन खोजा है। न्यूटन ने कहा मैं तो फिजिक्स का कैलकुलेशन, इस जी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये सब किया हूँ। तो देखा, दोनों का मैच किया, सोचा दोनों एक दूसरे का चोरी नहीं किया है, इसीलिए फादर ऑफ कैलकुलस का श्रेय लेबनिज और न्यूटन दोनों को मिला है। ठीक है, तो समझ में आ गया। आपको बताए भी थे ऑल फिजिस्ट इज आल्सो मैथमेटिशियन। जितने भी भौतिक शास्त्री है सब के सब मैथमेटिशियन भी है। नहीं, और केमिस्ट्री में भी फिजिक्स का साइंटिस्ट बहुत तुमको मिलेगा। जो भी नाम सुनते हो केमिस्ट्री नहीं है, वो भौतिक शास्त्री है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो ये सब का बात नहीं कर रहे हैं हम। तो ये आ गया, ये इतने दिन के बाद ये न्यूटन का स्टूडेंट ही था। ठीक है, बचपन जैसे तुम हो, बचपन न्यूटन अगर 50 साल का है, ठीक है, तो वो पढ़ाया, तो तुम जब बूढ़े हो गए, समझ में आ रहा है कि नहीं, तब निकाला, यानी बहुत दिन के बाद निकाला। बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस जी का नाम रखा, चूंकि ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट पूरा यूनिवर्स के लिए निकला। किसके लिए निकला? पूरा यूनिवर्स के लिए, ब्रह्मांड के लिए निकला। नहीं, ब्रह्मांड में कोई भी बॉडी दो रहेगा, ब्रह्मांड में कोई भी दो बॉडी रहेगा, तो जी का मान कभी बदलेगा नहीं। तुम ये वाला जी नहीं समझना, ये अलग जी है, इसका भी चर्चा कर देंगे। ठीक है, ये वाला जी अलग है और ये वाला जी अलग है। पूरे ब्रह्मांड में जब यह जी का वैल्यू नहीं बदला, हर जगह के लिए है, इसीलिए पूरे यूनिवर्स के लिए है ये जी का वैल्यू, इसलिए इसका नाम है यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? ठीक है, या इसको ग्रेविटेशन फोर्स के लिए है, इसीलिए इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? लिखेंगे वेयर, मतलब जहां। सब चीज के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, या इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहेंगे तो बुरी बात नहीं है। यूनिवर्सल नहीं कहते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नहीं, बोलते हैं ना कि ये बात है यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी मतलब ब्रह्मांड में कहीं भी गलत नहीं होगा। इसका हिंदी होता है यूनिवर्सल का सार्वत्रिक। ठीक है, सार्वत्रिक मतलब सभी जगह, नियतांक, या इसी चीज को गुरुत्वाकर्षण, क्या बाबू, नियतांक भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो बाबू इसका कौन दिया था? केवेंडिश ने। सब चीज लिखा देंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। और ये जी का वैल्यू कितना निकाला पता है?
कैलकुलेशंस के बाद बहुत कम आया था वैल्यू 6.67 इंटू 10 पर पावर माइनस 11। 10 पर पावर कितना? कोई भी कंपटीशन हो रेलवे सबका खूब पूछता है ये सब, समझ में आ रहा है कि नहीं। जी का वैल्यू कितना? 6.67 इंटू 10 पर पावर माइनस 11। यूनिट इसका निकालेंगे, यूनिट अभी याद रखना है, ठीक है, हम लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट होता है इसका, ठीक है। ये फार्मूले से यूनिट लिख लेते हैं हम लोग, इतना जानते हैं आप लोग, देखिए सिखा ही देते हैं। यही हम लोग को पढ़ना इस चैप्टर के बाद, ध्यान देना बाबू, ध्यान देना, यही पढ़ना है इस चैप्टर के बाद, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ठीक है। सर कैसे यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है, तो सीखेंगे हम लोग यूनिट निकालने के लिए, लेकिन तुम सोचो कि तुम जानते हो, कॉन्फिडेंस बनाओ। ऐसा नहीं है कि आज से पढ़ना स्टार्ट किए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो सिखाता हूँ, इस जी का यूनिट लिखना है हमको, ना कुछ तो 1 है ना। तो इस तरह से आप ऐसा लिख सकते हैं, एफ है इंटू आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, बाय ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, मैथ का रूल, इसी को हम लोग जी कर सकते हैं, बोलो। अब इसका यूनिट लिखेंगे, फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना। फोर्स को का जैसे लिखा रहता है 10 न्यूटन, तो न्यूटन क्या है? यूनिट है, किसका? फोर्स का, इसीलिए इसके बदले आया न्यूटन। आर क्या है? डिस्टेंस, क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, क्या होता है? मीटर, तो मीटर है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए बाय एम, एम मतलब मास, द्रव्यमान, बोलते हैं ये भाई 10 केजी का है, केजी क्या है? द्रव्यमान का यूनिट है, मास का क्या है? यूनिट है, यानी द्रव्यमान कितना बार है? 2 बार, इसीलिए क्या लिख देते हैं? केजी स्क्वायर। तो यूनिट एंड डायमेंशन सो मच इजी चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है, नहीं ये नहीं कि अब ये शुरुआत किए, आप पहले से ही कुछ बातें को जान रहे हैं, इसलिए बहुत आसान है ये। अब लिखते जाइए आप लोग, लिखते जाओ, अब लिखो तेजी से। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, प्रथम वस्तु का द्रव्यमान। m2 क्या है? मास ऑफ सेकेंड बॉडी, द्वितीय वस्तु का द्रव्यमान, और r क्या है? डिस्टेंस, मतलब दूरी। लिखा रहे, ये लिख लिया है क्या? ये लिखा है क्या? अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, ये तो सब पढ़ता है, क्वेश्चंस इसके और कॉन्सेप्ट्स भी पूछता है, वो देखना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा इसका? पहला बात है डिस्टेंस is taken from center to center of both body, दोनों पिंडों के
केंद्र से केंद्र तक, केंद्र से केंद्र की दूरी लेते हैं। नहीं, दोनों पिंडों के केंद्र से केंद्र तक की दूरी लेते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा बात, ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल होता है। लिखते जाना है, कुछ नहीं समझना है, सब समझा दिए हैं। सब लिखते जाओगे, याद होते चले जाएगा। थर्ड नंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है, बल होता है। यह हमेशा अट्रैक्ट करता है, डायरेक्टली इट इज या इट हैज ओनली attractive nature। It has only attractive nature। लिखते जाओ, लिखते जाओ। इसका मतलब किसको संबोधित कर रहा है यहाँ? ग्रेविटेशनल फोर्स को। किसका? तो हेडिंग में थोड़ा सुधार कर देते हैं, फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसलिए लिखे कि देखो, ध्यान देना यहाँ पर, एक सेकंड सुनो, बारीकी से चीज़ों को समझो। यहाँ पहले ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लिखे थे, तो बार बार उसके लिए हमको ग्रेविटेशन लिखना पड़ रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए अब लिख दिए। तो अब हम इट लगाएंगे, मतलब ग्रेविटेशन आ जाएगा। इट हैज ओनली अट्रैक्टिव नेचर। इसका केवल आकर्षण प्रकृति होता है। यानी ये केवल क्या होता है बोलो तो? अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं। चौथी बात, फोर्स बड़ा कमजोर होता है, नहीं। दिस फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। यह बल प्रकृति में सबसे क्या है? कमजोर, सबसे कमजोर। अच्छा शब्द होता है दुर्बल। दुर्बल बल होती है। कंफ्यूज करता है बच्चा कि सर एक तो दुर्बल बल वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है ना, उससे भी कमजोर होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। यह बल प्रकृति में सबसे दुर्बल बल होती है। और 5 नंबर, और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूर तक लगता है ना। ये लिखे कि नहीं? नहीं लिखे।
दिस फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी कहेंगे यह बल लंबी दूरी तक लगता है। अब लिखते हैं और इसका प्रॉपर्टीज। 5 के बाद छठा, दिस फोर्स इज, या लिखते नेचर इज बैलेंस्ड बाय हेल्प ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, अच्छा नंबर कर लेना, किसी को कभी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस फोर्स यानी नेचर इज बैलेंस्ड बाय हेल्प ऑफ दिस फोर्स। इस बल के कारण, यानी इस बल के कारण प्रकृति संतुलित रहता है, संतुलित रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम खींच रहे हैं, हम आपको भी खींच रहे हैं, आपको वो भी खींच रहा है, आप बैलेंस में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब पृथ्वी को चांद भी खींच रहा है, पृथ्वी को सूरज भी खींच रहा है, फिर और भी कोई खींचता होगा, सब मिलके बैलेंस में है, यानी कोई एक दूसरे में सट नहीं सकता है, संतुलित है इसी फोर्स से। ऑल मैन और ऑब्जेक्ट इज एट present at surface of earth. All men or object is present at surface of earth by gravitational force. पृथ्वी के सतह पर पृथ्वी के सतह पर सभी वस्तुएं या मानव कौन सा फोर्स के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मौजूद है, मौजूद है। कोई दिक्कत? इसी के कारण सब मौजूद है। अब देखिए, ये खींचता भी है जितना उतना, ये न्यूटन के तीसरे नियम का भी पालन करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यह न्यूटन के तीसरे गति के नियम का पालन करती है। तो ये सब बातें
सबसे ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछता है, ठीक है, समझ में आ गया? मिटा दो इसको। अच्छा लिखो लिखो, जबरदस्ती नहीं करेंगे, अगर आप कहोगे कि नहीं हुआ है सर तो हम नहीं मिटाएंगे। इस साइड हो गया होगा तो बोलो, इस साइड सबका हो गया है, मिटाऊं? मेरे पर दोष नहीं देना सर मिटा देते हैं। अब इस फोर्स पर क्वेश्चंस दे देते हैं तो, ठीक है? कल भी दिए थे, बना लिए थे? कितना आया था आंसर? अच्छा हम बना के दिखा देता हूँ। देखिए कल भी दिए थे क्वेश्चंस कि ये दो बॉडी था ना, कल का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ये कितने केजी का था? 200 केजी। और ये कितने केजी का था? 300 केजी। डिस्टेंस कितना था? कहां से लेते हैं? सेंटर से। आर था कितना? 30 मीटर कि 20 मीटर। तब फोर्स कितना लगेगा यह निकालना था। फोर्स का फॉर्मूला था G(m1 m2 बाय r स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 पर पावर -11, ठीक है। m1 का वैल्यू, एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए 20/3 20/3 कटाओगे 3 छके 18, समझ में आया? पॉइंट देंगे, 2 बच गया, 20 हो जाएगा, नहीं समझा? 3 छके 18, 2 से बचा था रिमाइंडर, पॉइंट डालेंगे तो 20 हो गया। 3 से फिर करेंगे, 3 छके 18 तो 2 बच गया है, पॉइंट लग चुका है, इसलिए फिर 20 बनेगा। फिर क्या हो जाएगा? 3 छके 18, बार बार 6 आते रहेगा, इसीलिए एक हम लोग क्या कर देते हैं, राउंड अप करने के लिए बढ़ा देते नहीं। यानी देखिए जहाँ 6.67 है उसके जगह पर यह लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। m1 कितना है? 200, m2 कितना है? 300 बाय r, r कितना है? 20 का स्क्वायर। F इज इक्वल टू, मैं इसके बदला ये लिख देता हूँ 20/3, ओके, इंटू 10 पर पावर -11। इस चीज़ को बाबू ध्यान देना, जब 0 0 बहुत रहे ना, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं इसको। 2 इंटू 10 पर पावर 2। आपका प्रोसेस अलग भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे हम बताते हैं कोशिश कीजिए ये भी सीखने का, ठीक है। और ये 3 इंटू 10 पर पावर 2 बाय स्क्वायर का मतलब है कि कोई भी चीज़ को 2 बार लिखिए। अब ये 20 और ये 20 कैंसिल होता है, और ये 3 और ये 3 भी कैंसिल होता है, और ये कैंसिल होके कितना बार में? 10 बार में। बोलो जल्दी से। इस तरह से F इज इक्वल टू, केवल पावर बच रहा है नहीं, पावर को एक जगह कीजिए, 10 पर पावर -11, फिर क्या है 10 पर पावर 2, फिर क्या है 10 पर पावर 2। यह कहाँ चला जाएगा? ऊपर ना, कुछ तो पावर है ना 1, पॉइंट टू बी नोटेड, ना कुछ तो पावर 1 बचा, ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -1। तो फोर्स इज इक्वल टू, माइनस वाले को एक साथ जोड़ देंगे, 10 पर पावर -12 इंटू 10 पर पावर 4, प्लस वाले को एक साथ तो घट जाएगा, तो 10 पर पावर -8 न्यूटन। ये बहुत कम फोर्स है, बहुत कम फोर्स है। यानी 200 केजी का एक वस्तु, बताए थे ना वीकर फोर्स है, 200 केजी का वस्तु 300 केजी का वस्तु है, कितना कम फोर्स लगा? बहुत कम। इसका मतलब है 1/10 पर पावर 8। समझ में आ रहा है?
1/10⁸ का मतलब 2 3 4 5 6 7 8 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। 1 न्यूटन जो फोर्स है ना कम है उसका 1 करोड़ करोड़ ना हो गया करोड़वां भाग। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब ये हम लोग क्या 200-300 kg का हैं बोलो है नहीं तो हम लोग को क्या पता चलेगा? और यह फोर्स बहुत कम है। ठीक है, एक HW दे देते हैं उसके बाद छुट्टी। HW जो देंगे सोचने वाला, नीट में ये पूछा है। ठीक है, नीट में ये पूछा है, ध्यान से देखिए। एक ऑब्जेक्ट ये है, ओके, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इसका रेडियस है 100 मीटर, ओके, इसका भी रेडियस है 200 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यह डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये तुमको देखो बाबू, यहाँ दिमाग लगाना है, देखते हैं कौन कौन समझेगा। यह जो दूरी है, ये दूरी है 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। तब कितना फोर्स लगेगा वो फोर्स निकालना है। और मास दे दिया इसका समझो 400 kg है ये, और इसका मास है 600 kg। हाँ, या इसको 10 मीटर कर देते हैं, या इस तरह से करते हैं, इसको 90 मीटर कर दो और इसको कर दें 10। वही सोचना होता, नहीं समझे? कितना बच्चा सोचता है क्या, जो समझ नहीं पाता है, समझता नहीं है, रट्टू मल है, उसको क्या लगता है कि फोर्स के लिए क्या चाहिए? M1 और क्या चाहिए? M2। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, यही बोलते भी हैं सर भी। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर। वही पुट करके आंसर बना देता है, गलत हो जाएगा। डिस्टेंस कहाँ से लेना होगा? सेंटर से सेंटर तक। हाँ, तो ये 200 है, तो ये भी 200 और ये भी 90, यानी ये 90, देखो 90 + 10 + 200, इतना से ये होगा इसका डिस्टेंस। समझ में आ गया? चलिए ओके, जाओ, इसको बना के आना है। HW है।